तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फिजिक्स की जर्नी विद यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो, कोई भी चैप्टर अगर हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि इसका क्या यूज़ है, क्यों पढ़ रहे हैं हम यूनिट्स एंड डायमेंशन, क्या मतलब है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट, व्हाई यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट। मान लो कि देखो, वेजिटेबल मार्केट तो हर कोई जाता है, कभी हम सब्जी लेने या फ्रूट्स लेने कोई ना कोई हमेशा गया ही होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको घर वालों ने कहा है कि 2 किलो आलू लाने हैं आपको, 2 kgs आलू लाने हैं आपको, ठीक है, लेकिन आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है यूनिट, आप उसको बोलोगे कि मुझे 2 आलू दे दो, तो वो 2 आलू उठा के आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन आपके घर वालों ने आपको कितने आलू लाने को कहा है? 2 kgs। अब आप घर आए, आपके घर वालों ने कहा अरे तू 2 ही आलू कैसे लेकर आया, जाओ वापस जाओ 2 किलो आलू लेकर आओ। फिर तुम जाओगे मार्केट, अब मार्केट में आपने जाके बोला 2 किलो आलू दो, तो वो 2 किलो आलू को तोलकर आपको दे देगा, ठीक है। तो जब वो 2 किलो आलू उसने तोले, तो क्या चीज इंक्रीज हो गई? उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। पहले 2 ही आलू थे, जब उसको आपने केजीज में नापा तो क्या हुआ? क्वांटिटी ज्यादा हो गई। मान लो कि 2 kg में आपके 10 आलू आ गए, ठीक है, 10 आलू आ गए। तो ये यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, केजी वर्ड से आपको क्या पता चला? एक तो मुझे ये पता चल गया यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ हो रही है मास के बारे में बात। हम किसी की वेट की बात कर रहे हैं, हम मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 किलो आलू, 2 किलो मान लो आपको आम खरीदने हैं, ठीक है। और इस केजी से आपको और क्या चीज पता चल रही है? क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आपको लानी है। मान लो इसको मैं ग्राम में कर दूं, तो ग्राम में तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो किसी भी चीज की जो यूनिट है वो क्या चीज डिफाइन कर रही है? एक तो वो क्या टाइप है, मतलब क्वांटिटी का टाइप डिफाइन कर रही है कि भाई वो मास है। अगर मान लो कि मैं 2 सेकेंड्स लिखूं, तो 2 सेकेंड्स में ये जो सेकेंड वर्ड है ये क्या डिफाइन कर रहा है? कि मैं टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। और सेकेंड से मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी, मैं चाहूँ इसको मिली सेकेंड्स में, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो कोई भी यूनिट कोई 2 चीज डिफाइन कर देती है, एक तो मास क्या मतलब, एक तो ये चीज डिफाइन करती है कि वो किस टाइप की क्वांटिटी है, और उस फिजिकल क्वांटिटी की वो कितनी वैल्यू है, ठीक है। चल, अब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। देखो, यूनिट्स हमेशा फिजिकल क्वांटिटी की ही होती है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी से क्या मतलब है? फिजिकल क्वांटिटी से मतलब है ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। जैसे मास को हम केजीज में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। टाइम को हम सेकेंड्स में मेजर कर लेते हैं। दूरी, लेंथ इसको हम मीटर में मेजर कर लेते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर या किलोमीटर्स में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम फिजिकली मेजर कर सकते हैं, वो सब क्वांटिटीज क्या कहलाती है? आपकी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है, ठीक है। अब अगर मैं इमोशंस की बात करूं कि मैं आज बहुत ही ज्यादा सैड हूं, तो सैड होना एक इमोशन है, और इमोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम इमोशंस को सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि हम आज 2 किलो दुखी हैं, कि हम आज 3 किलो हंसे, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम इमोशंस को सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं कि हम ऐसा कैसा फील कर रहे हैं, बट हम उसको कभी मेजर नहीं कर सकते। तो जिन चीज़ों को मेजर नहीं किया जा सकता वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटीज वही होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ठीक है, या फिर करंट हो गया। जितनी भी क्वांटिटीज, फोर्स हो गया, जितनी भी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो होती है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने का तरीका होता है, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और होती है उसकी यूनिट। जैसे कि 10 kg, 10 क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी इसकी यूनिट है, ठीक है। अगर मैं लिखूं, मैंने लिखा 10 मीटर, तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहा है? लेंथ को, ठीक है। 10 क्या है? इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और m क्या है? इसकी यूनिट हो गई।
ठीक है, मैंने लिखा 5 सेकेंड्स, तो ये किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं, टाइम को। यहाँ 5 क्या है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेकंड क्या है, इसकी यूनिट। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको डिफाइन करने के लिए एक तो हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है और एक चाहिए होती है उसके साथ उसकी यूनिट। ठीक है, यूनिट इसलिए चाहिए क्योंकि हम, अगर मैंने सिंपली आपको लिख दिया 10, न्यूमेरिकल वैल्यू तो है पर ये 10 है क्या, मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, क्या चीज है। तो उस चीज को बताने के लिए मुझे इसके पीछे लिखना पड़ेगा कि केजी, यानी कि ये मास की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 10 न्यूटन, तो मैं फोर्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए और उसकी यूनिट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो, अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। देखो, हमने ये तो देख लिया यूनिट इंपॉर्टेंट होती है, हर एक क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको यूनिट जरूरी होती है। ठीक है, पर कितनी तरीके के सिस्टम होते हैं यूनिट्स के। जैसे कि हमें पता है कि हम कभी कभी वेट को केजी में मेजर करते हैं, तो कभी हम ग्राम में भी मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आप ज्वेलर शॉप पे कभी गए हो या आपकी मम्मी गई हो तो आपने सुना होगा कि हम ज्वेलरी ग्राम्स में खरीदते हैं, और जो आप रेट भी चलती है तो वो 10 ग्राम्स के हिसाब से चलती है। ठीक है, वहाँ केजीज वगैरह में तो नहीं चलता। हम जब फ्रूट खरीदने जाते हैं या वेजिटेबल खरीदने जाते हैं तो हम वहाँ ग्राम्स की बात नहीं करते कि भाई हमें 10 ग्राम सब्जी दे दो, हम वहाँ किलोज में बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि कभी तो हम मास को केजी में ले रहे हैं, कभी हम उसको ग्राम में ले रहे हैं। तो हर एक टाइप में अलग अलग सिस्टम डिफाइन है। जैसे कि एक सिस्टम होता है आपका CGS यूनिट। ठीक है, जहां पे लेंथ, मास और टाइम। ठीक है, तो CGS सिस्टम अगर हम यूज कर रहे हैं तो लेंथ आपकी मेजर होती है सेंटीमीटर में, मास मेजर होता है आपका ग्राम्स में, और टाइम मेजर होता है आपका सेकंड में। ठीक है, इन्हीं के जो फर्स्ट इनिशियल वर्ड है उससे इसको बोला जाता है CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकेंड्स। ठीक है, एक सिस्टम होता है आपका FPS। F मतलब है आपका फुट, मास आपका मेजर होता है पाउंड्स में, और टाइम मेजर होता है आपका सेकेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया F, P और S। एक सिस्टम होता है आपका MKS। MKS सिस्टम में लेंथ मेजर होती है आपकी मीटर में, मास मेजर होता है आपका किलोग्राम्स में, और टाइम मेजर होता है सेकेंड्स में। ठीक है, तो ये 3 तरीके के बेसिकली सिस्टम डिफाइन होते हैं, CGS, FPS और MKS। ठीक है, इन सब में जो लेंथ है वो अलग अलग सिस्टम में मेजर होती है, मास अलग सिस्टम में मेजर होता है, और टाइम तो कॉमन है सबके लिए, सेकेंड्स होता है। ठीक है, लेकिन अब अगर मान लो कि हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में तो हम MK सिस्टम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम UK चले गए तो वहाँ हम FPS सिस्टम यूज कर रहे हैं, फिर हम USA चले गए, वहाँ हमने CGS सिस्टम यूज करने लग गए। तो मान लो अगर आपको 1 kg की बात करनी है तो इंडिया वाले तो समझ जाएंगे 1 kg, लेकिन जब आपको UK वालों से उसको कम्युनिकेट करना है कि आपको 1 kg से रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो आपको पहले उसको पाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसको डील कर पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप USA जाओगे तो पहले आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उनसे बात कर पाओगे। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी कि हर बार जब भी आप क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हो तो हर बार आपको उसको चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आपस में बैठे और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी, सिस्टम इंटरनेशनल। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया यूनिट्स कि हम SI यूनिट, हर एक क्वांटिटी की एक यूनिट उन्होंने फिक्स कर दी कि साइंटिफिकली यही यूनिट यूज की जाएगी। ठीक है, तो SI यूनिट उन्होंने इस तरीके से डिफाइन करी। उसमें जितनी भी क्वांटिटीज है उन सभी क्वांटिटीज की क्या यूनिट होगी वो उन्होंने फिक्स कर दी। जैसे मास की उन्होंने केजी कर दी। जब भी आप यूनिट्स मतलब फिजिक्स में बात करोगे, अनटिल एंड अनलेस आपको नहीं बोला जा रहा है कि CGS सिस्टम लेना है कि FPS लेना है कि MKS लेना है, आप मास को हमेशा केजी में ही लोगे। लेंथ हमेशा मीटर में रहेगी, फोर्स की यूनिट होगी आपकी न्यूटन। तो सारे साइंटिस्ट ने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनके लिए यूनिट्स डिफाइन कर दी। अब वो फिक्स हो गई। अब आप इंडिया में जाओ, UK जाओ, USA जाओ, कहीं भी चले जाओ, मास केजी में ही मेजर होगा, लेंथ मीटर में ही बोली जाएगी और फोर्स आपका न्यूटन में ही रहेगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी SI यूनिट। एग्जाम्स में भी जब भी पूछा जाएगा आपको SI यूनिट्स ही पूछी जाती है।
ठीक है। हाँ, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाली यूनिट है, इसको आप कन्वर्ट कर दो सीजीएस में, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। पर जब भी हम फिजिक्स की बात करते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब हमेशा हम एसआई यूनिट ही यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जो इंडिपेंडेंट, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, वो फंडामेंटल हो गई, ठीक है। जैसे मास को डिफाइन करने के लिए मुझे ना तो टाइम की रिक्वायरमेंट है, ना मुझे लेंथ की रिक्वायरमेंट है, मास अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब वो जितनी भी क्वांटिटीज है सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर मैं लेंथ की बात करूं, तो लेंथ एक, भाई लेंथ मैं मीटर में मेजर कर लेती हूँ। लेंथ को मुझे डिफाइन करने के लिए ना मास की जरूरत है, ना मुझे फोर्स की जरूरत है, ना मुझे टाइम की जरूरत, मुझे कोई क्वांटिटी अदर नहीं चाहिए मुझे इस लेंथ को मेजर करने के लिए। लेंथ खुद को ही डिफाइन करती है, ठीक है। टाइम भी खुद को ही डिफाइन कर रहा है। टाइम को डिफाइन करने के लिए मुझे कोई और दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मतलब ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं जो खुद को ही डिफाइन कर लेती हैं और वो किसी पे डिपेंड नहीं होती, वो कहलाती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। ऑल अदर क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और जितनी दूसरी क्वांटिटीज हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में डिफाइन कर सकें। जैसे कि मान लो एक क्वांटिटी होती है आपकी वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, या फिर हम डिस्टेंस ले लेते हैं अभी के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस क्या चीज है? ये है एक लेंथ और ये है आपका टाइम, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम। मतलब कि वेलोसिटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे दो क्वांटिटीज चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और एक टाइम चाहिए। तो अब वेलोसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगी क्योंकि ये डिपेंड कर रही है किस पे? लेंथ पर और टाइम पे, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। और ठीक है, कितनी तरीके की आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं? जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन कर दी कि टोटल 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। पहली होती है आपकी लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट डिफाइन कर दी मीटर, और जिसका सिंबल होता है आपका एन, ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो 10 मीटर। मास होती है आपकी एक और फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और उसको आप केजी में लिखते हो, यानी कि 10 केजी। टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है सेकेंड्स, और इसको आप सिंबल यूज करते हो सेकेंड, जैसे मान लो कि 5 सेकेंड्स। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको आप केल्विन में मेजर करते हो एसआई यूनिट में, ठीक है। हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी करते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे आपको टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको केल्विन में, ठीक है, क्योंकि एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? केल्विन, और इसका सिंबल होता है आपका के, यानी कि मान लो कि 25 के, तो 25 केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और इसका सिंबल कैपिटल ए होता है। कभी कभी कुछ जगह पे ये कैपिटल आई भी लिखा होता है, ठीक है, मान लो कि 5 एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी कितनी है लाइट की, उसकी एसआई यूनिट होती है कैंडेला, जिसका सिंबल होता है सीडी। बेटा ये वाली जो क्वांटिटी है ये बस आप याद कर लो कि इसका जो यूनिट है वो कैंडेला है, सिंबल इसका सीडी है, क्योंकि ये कहीं भी पूछी नहीं जाती है, ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, बट थ्रू आउट द फिजिक्स 11 देख लो चाहे 12 देख लो, ये कहीं नहीं आएगी आपकी, ठीक है। अनदर क्वांटिटी फंडामेंटल, वो है आपकी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, जिसकी एसआई यूनिट होती है मोल और सिंबल होता है आपका MOL, मान लो कि 2 मोल, ठीक है। कैंडेला 5 सीटी, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये खुद को डिफाइन कर रही है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। और जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज है इनके अलावा, इन 7 के अलावा, वो सब डिपेंड करती हैं इन 7 क्वांटिटीज के ऊपर, ठीक है। चलो
अब ये 7 क्वांटिटीज के अलावा 2 क्वांटिटीज और होती हैं आपकी, वो होती है एंगल और एक होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, एंगल हमें पता है, मान लो कि ये एक पार्टिकल है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे चला, ठीक है, तो इसने कितनी आर्क लेंथ पूरी करी, कितना डिस्टेंस इसने कवर करा, मान लो s कवर करा, और ये रेडियस क्या है, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेता तो एक सर्कल बना लेता, ठीक है, ये सर्कल की रेडियस हो जाती है r, तो ये एंगल है थीटा। तो एंगल क्या चीज़ है, एंगल डिफाइन कर रहा है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसने कितना एंगल चला। अगर ये लाइन को देखो तो इस पॉइंट को फिक्स करके अगर मैं घुमाऊंगी तो इसने अपने इनिशियल पोजीशन से कितना एंगल कवर करा, ठीक है, तो ये थीटा हो जाता है आपका आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसी तरीके से एक और इसका पहले वो देख लेते हैं, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है आपकी रेडियन, और सिंबल होता है इसका RAD। ठीक है, दूसरी क्वांटिटी होती है आपकी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल से मतलब है जब आप आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, उसका एक नीचे कोन होता है, सॉफ्टी की अगर हम बात करें तो नीचे का जो कोन होता है वो कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, वो कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। कुछ इस तरीके से वो होता है, ये पूरा एक आपका, ठीक है, ये मान लो कि आप आइसक्रीम का वो कोन है, ठीक है, तो ये जो एंगल होता है थीटा, ये कहलाता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, ये कहीं काम नहीं आता आपका, बस आप इसको याद कर लो कि ये सॉलिड एंगल है। ठीक है, और ये डिफाइन होता है थीटा आपका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर्स। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टीरेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है SR। ठीक है, तो इसके ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा ये 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज और होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने देख लिया क्या होती हैं। ठीक है, ऐसी सारी क्वांटिटीज जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो खुद को ही सेल्फ डिफाइन कर रही होती हैं। ठीक है, अब क्या मतलब होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से, विच मेड ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बनती हैं वो क्या कहलाती है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी को हम डिफाइन कर लेते हैं डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं अपॉन टाइम। ठीक है, ठीक है, और ये चीज क्या है आपकी लेंथ है, और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब देखो लेंथ भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें 2 क्वांटिटीज चाहिए, एक तो लेंथ चाहिए और एक टाइम चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम डिराइव कर रहे हैं किसकी हेल्प से, लेंथ और टाइम की हेल्प से। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फोर्स देखें, फोर्स क्या होता है आपका, उसको हम न्यूटन में डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है आपका मास होता है, केजी मतलब मास, मीटर एक लेंथ है, ठीक है, और सेकंड का स्क्वायर ये क्या है आपका टाइम है। ठीक है, यानी कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए मुझे 3 क्वांटिटीज चाहिए, एक मास चाहिए, एक लेंथ चाहिए और एक टाइम चाहिए। ठीक है, तो फोर्स किन 3 क्वांटिटीज से मिलकर डिफाइन हो रहा है, एक हो रहा है आपका मास से, लेंथ से और टाइम से, और मास, लेंथ, टाइम ये तीनों ही अपने आप में क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर किसको डिफाइन कर रही हैं, आपके फोर्स को। तो फोर्स को डिराइव कर रहा है मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो डिराइव क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी सभी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो उनके ऊपर डिपेंड करती हैं वो कहलाती हैं आपकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमने पढ़ा था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हटा दो, इसके अलावा दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो सब क्या है आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, चलो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, डायमेंशंस। ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो इसी टॉपिक में से आते हैं। क्या मतलब होता है डायमेंशन का, देखो अभी हम बहुत बार ही हमने एग्जाम्पल यूज किया है वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, लेंथ की फॉर्म में, लेंथ और टाइम।
ठीक है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब लेंथ हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में करें, मीटर में करें, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में, ठीक है। टाइम को हम आवर्स में करें, सेकंड्स में करें, मिनट्स में करें या मिली सेकंड्स में, किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अल्टीमेटली क्वांटिटी क्या है, ये लेंथ है और ये टाइम है। तो अब वेलोसिटी जो है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रही है, लेंथ की पावर है 1, ठीक है, और टाइम को ऊपर लेकर आ जाओ, टाइम की पावर है आपकी -1। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन होती है, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1, ठीक है। ये एक जनरल आपने बता दिया इनके आपस में रिलेशन क्या होता है, लेंथ से टाइम और वेलोसिटी आपस में किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं चाहे लेंथ को मीटर में करूं, किलोमीटर में करूं, सेंटीमीटर में करूं, टाइम को मैं आवर्स में करूं, मिनट में करूं या फिर हम सेकंड्स में करें, ठीक है। हम किसी में भी मेजर कर सकते हैं, पर रिलेशन हमेशा यही रहेगा, वेलोसिटी में लेंथ की पावर 1 रहेगी, टाइम की पावर -1 रहेगी, ठीक है। अगर मैं फोर्स के एग्जांपल लूं, फोर्स में क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मास की पावर क्या है आपकी 1 है, लेंथ की पावर क्या है 1 है, और टाइम का स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी आपकी -2, ठीक है। तो फोर्स मास, लेंथ और टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मास की पावर है 1, लेंथ की पावर है 1 और टाइम की पावर है -2। अब यहाँ पे जो वर्ड है डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम या आगे जो भी आएगा, इसके खोपड़ी पे, इसके ऊपर पावर में जो ये चीजें टंगी हुई है ना, जैसे ये 1, -1, ये कहलाती है आपकी डायमेंशंस, ठीक है। तो अगर हम इसका पूरा डेफिनेशन देखें तो डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज, ठीक है। तो डायमेंशंस क्या हो रही हैं, वो पावर्स होती हैं जो बेस क्वांटिटी को डिराइव क्वांटिटी से रिलेट करती है। जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा, ये बेस क्वांटिटीज हैं, इसकी ये जो पावर है, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1, ये कैसे रिलेटेड है वेलोसिटी से, ये डायमेंशंस हैं आपकी, ठीक है। फोर्स के लिए मास की पावर 1 है, लेंथ की पावर 1 है और टाइम की पावर -2, तो ये आपकी डायमेंशंस होती है, ठीक है। इसका फॉर्म, इसकी हमने डेफिनेशन भी देख ली। अब देखो, जब भी हमें डायमेंशंस को डिफाइन करना होता है तो हम बार बार लिख रहे हैं लेंथ, ठीक है, मास, टाइम। तो हमने क्या किया, ये जितनी भी हमारी सेवन बेस क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनके लिए हमने एक सिंबल डिफाइन कर दिया कि जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे, इन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यही सिंबल को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे लेंथ के लिए है आपका L, मास के लिए है आपका M, ठीक है, टाइम के लिए है आपका T, करंट के लिए है आपका I, कई जगह A भी ले लेते हैं इसको, ठीक है, और टेम्परेचर के लिए है आपका K, केल्विन, और कहीं कहीं कुछ बुक्स में इसको थीटा भी ले रखा है, ठीक है। कई बार एग्जाम में थीटा ले लेते हैं, कहीं पर K ले लेते हैं, जो भी आपको दे रखा हो आप उसको यूज कर लो, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके लिए हम लेते हैं मोल, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए हम लेते हैं CAD, CAD नहीं लेते, CD, ठीक है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिसकी डायमेंशंस को हम इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, जैसे मैंने बोला था आपका वेलोसिटी में हमने देखा था जो लेंथ है उसकी डायमेंशन क्या थी, 1 थी, और जो टाइम था उसकी डायमेंशन -1 थी, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए अगर मैं डायमेंशंस की फॉर्म में लिखूं तो लेंथ के लिए मैं लिख रही हूँ L, इसकी पावर क्या है 1,
टाइम के लिए मैंने यूज़ किया है t, इसकी पावर है -1, ठीक है। और डायमेंशंस की अगर हम जब भी बात करते हैं तो उन क्वांटिटीज़ को हमेशा हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, तो ये ब्रैकेट में क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी की डायमेंशन। अगर मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स की डायमेंशन की बात करूँ, तो मैंने देखा था कि मास की पावर 1 थी, लेंथ की पावर 1 थी और टाइम की पावर -2 थी, ठीक है। अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगी तो एक तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। मास के लिए हो जाएगा m1, लेंथ के लिए l1, टाइम के लिए हो जाएगा t की पावर -2, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फोर्स की डायमेंशन। और ये ना बच्चों आप इसको याद कर लो कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t -2, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन आए, तो फोर्स तो उसमें आना ही आना है। और फोर्स की अगर आपको डायमेंशन याद रहेगी तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करना। नहीं तो आप पहले फोर्स की डायमेंशन निकालोगे फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये तो आप याद कर लो, इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि कोई मतलब आपको सपने में गहरी नींद में भी पूछ लेना कि बता भाई फोर्स की डायमेंशन, तो नींद में बोल दो m1 l1 t -2, ठीक है। चलो अब जैसे कुछ हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे इसमें, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं एरिया, एरिया को हम कैसे, उसका यूनिट क्या होती है आपकी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर क्या है आपकी लेंथ है, लेंथ का क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। आपसे बोला गया है कि एरिया की डायमेंशन बताओ, यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो लेंथ का स्क्वायर हो रहा है, यानी लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं l, तो ब्रैकेट लगाएंगे फिर l और 2, तो ये हो जाएगी आपकी एरिया की डायमेंशंस, ठीक है। अगर आपसे बोला जा रहा है डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को आप डिफाइन कर देते हो m से, और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम, पहले हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। चलो वॉल्यूम क्या है आपका मीटर क्यूब होता है, ठीक है। मीटर क्या है लेंथ, तो लेंथ का क्यूब। अगर इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जा रही है कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, तो l क्यूब होगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी में मास है, मास के लिए हम डायमेंशन क्या लेते हैं m अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो गई आपकी l3 हो गई, ठीक है। अब डायमेंशंस को जब भी हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है, कभी भी इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे। तो ये l3 जो है ये ऊपर जाएगा, तो जब कोई भी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आपका टर्म ऊपर नीचे होता है, तो जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो l3 जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी l -3 हो जाएगी, ठीक है। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी आपकी, डेंसिटी की डायमेंशन हो जाएगी आपकी m1 l -3, ठीक है। चलो अब मान लो कि आपसे बोला जा रहा है कि आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो जिसकी भी डायमेंशन पूछी जाती है ना, पहले आप सबसे पहला काम उसका क्या करोगे, आप उसकी यूनिट लिखोगे। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर क्या है लेंथ है, और डिवाइड बाय क्या है आपका टाइम है, और उसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो लेंथ के लिए डायमेंशन हम क्या यूज करते हैं, ये हो जाएगा आपका l डिवाइडेड बाय टाइम के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं t और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या हो जाएगी l, और ये t2 ऊपर जाएगा तो इसका जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी lt -2, ठीक है। तो ये आपकी एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे देती हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। आपको फाइंड आउट करना है एनर्जी की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है। चलो बस ये दो करना है। अब इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।